Let's see what is blood clotting mechanism. जैसे कि आप जानते हो कि हमारे बॉडी में जो पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, उसमें आयोटा, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स, ये सब क्लोज सिस्टम में कनेक्टेड होता है। और आपकी बॉडी में, ह्यूमंस बॉडी में बहुत सारे आर्ट्रियोल्स हैं, है ना, बहुत सारे कैपिलरीज हैं, बहुत सारे वेन्यूल्स होते हैं, क्योंकि आर्टरी के ब्रांचेस को आर्ट्रियोल्स कहते हैं और आर्ट्रियोल्स के ब्रांचेस को ही आप कैपिलरी कहते हो, है ना। कैपिलरी फिर से मिलता है वेन्यूल्स के फॉर्म में, एंड वेन्यूल्स यूनाइट टू फॉर्म लार्जर वेन्स। हमारे बॉडी में हर दिन, ह्यूमंस बॉडी में हर दिन जो आर्ट्रियोल्स हैं, जो कैपिलरीज हैं, जो वेन्यूल्स हैं, इनमें रप्चरिंग प्रोसेस होता है। ये ब्लड वेसल रप्चर होते हैं, लेकिन ये हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा ब्लड वेसल रप्चर हुआ है। जो हमारे बॉडी का इंटरनल हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म है, जहां भी आपका कोई ब्लड वेसल इंजर्ड होता है, वो सेल्फ वहां पर हीलिंग हो जाता है, वो रिपेयर हो जाता है, और उसकी जानकारी हमें नहीं होती, है ना। तो एक टर्म आपने पढ़ा होगा, इस टर्म कॉल्ड हीमोस्टैसिस मैकेनिज्म। हीमोस्टैसिस मैकेनिज्म, ये एक आपका इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है जो हर ह्यूमन बॉडी में ये होता है। हीमोस्टैसिस कहते हैं इसको, कि जहां से आपका ब्लड वेसल जो रप्चर हुआ है, वहां से ब्लड का बाहर निकलना क्या होता है, अपने आप बंद हो जाता है, और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये चीजें होती रहती है हमारे बॉडी में, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरी, वेन्यूल्स, ये रप्चर होते हैं, और वो अपने आप वहां पर वो रिपेयर हो जाता है, और वहां से ब्लड का बाहर निकलना क्या होता है, बंद हो जाता है। बट कई बार जो लार्जर आर्टरीज हैं, और जो हमारे मीडियम से लार्जर आर्टरी जो कहते हैं, अगर वो रप्चर हो गया तो उसके लिए आपको एडिशनल मेडिकल हेल्प की जरूरत है। लेकिन जो नॉर्मल प्रोसेस में जो हमारे बॉडी के अंदर जो चीजें हो रही हैं, उसमें एक सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का बाहर निकलना क्या होता है, वो बंद हो जाता है। अब ये कैसे होता है, कितने स्टेप्स में होता है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ पहले यहाँ पर। तो ये चीज याद रखिएगा कि मान लो कि ये सपोज करो, ये एक ब्लड वेसल्स है, देखो ऐसे। जैसे मान लिया जाए ये हमारा एक नॉर्मल कोई ब्लड वेसल है, और यहां पर ये मान लिया जाए ये आपका रप्चर हुआ है, ये इंजर्ड पार्ट है जहां पर हमारा ब्लड वेसल रप्चर हुआ है ना। अब याद रखिएगा कि 3 अलग अलग स्टेप में ये जो पूरा हीमोस्टैसिस का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। पहला स्टेप क्या है, देखो, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड वैस्कुलर स्पाज्म कहते हैं। जहां पर हमारा ब्लड वेसल इंजर्ड होता है, उसके जो एंडोथेलियल सेल्स वगैरह होता है, देखो जो एंडोथेलियल सेल्स यहाँ पर हैं, या जो एंडोथेलियल सेल्स यहाँ पर होते हैं, ये ज्यादा स्टिकी हो जाता है। इसका स्टिकी नेचर क्या होगा, ये ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो एक तरह का ये क्या करता है कि ब्लड वेसल्स को थोड़ा नैरो कर देता है। और अगर मान लो यहाँ पे ऐसे ये नैरो हो जाए, ये एंडोथेलियल सेल्स की वजह से होता है, जो आप जानते हैं कि हमारा जो इनर लेयर का जो पार्ट होता है ब्लड वेसल्स का, तो ब्लड का फ्लो अब आगे थोड़ा क्या होगा, स्पीड क्या होगा, इसका कम हो जाएगा। अगर ब्लड आगे नैरो हो गया ब्लड वेसल्स, तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड का फ्लो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो ये अगर, अब ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड का फ्लो अगर स्लो हुआ तो अब आसानी से ब्लड यहां से बाहर नहीं निकलेगा। तो पहला काम तो ये हो गया, बताओ, इसे कहते हैं वैस्कुलर स्पाज्म कहते हैं। दूसरी बात देखिए, द टर्म कॉल्ड प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कहते हैं। और ये जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन है, ये क्या है, देखिए यहां, देखिए ऐसा, देखो, जैसे मान लो ये हमारा जो ब्लड वेसल्स है, और
इस पॉइंट पे जो हमारा कोलेजन फाइबर्स वगैरह जो होता है ब्लड वेसल्स का, जहां पर इंजर्ड आपका जो ब्लड वेसल्स हैं, उस इंजर्ड ब्लड वेसल्स का जो कोलेजन फाइबर होता है, तो ये कोलेजन फाइबर की वजह से हमारा जो ब्लड वेसल्स है इट बिकम्स इरेगुलर, ये थोड़ा रफ हो जाता है ये सरफेस। और याद रखिएगा कि इस रफ सरफेस की वजह से जो हमारे प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं, देखिए ये ब्लड प्लेटलेट्स है, ये प्लेटलेट अब क्या होगा, ये इस मतलब जो कोलेजन फाइबर जो जो आपका इंजर्ड एरिया का फाइबर जो होता है, ये प्लेटलेट इससे क्या होता है, कोलाइड करते हैं। देखो स्मूथ अगर सरफेस होगा तो प्लेटलेट उससे नहीं टकराता, लेकिन अगर वो इंजर्ड जो रप्चर्ड पार्ट है जहां पे एक तरह का रफनेस आ गया है, उससे अब ये ब्लड प्लेटलेट क्या करेगा बताओ, ये कोलाइड करता है। और कोलिजन के बाद इसकी टेंडेंसी क्या होती है कि ये अब इंजर्ड पार्ट पे ये ऐसे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, और प्लेटलेट का एक्टिवेशन भी होता है। देखिए जब ये ब्लड प्लेटलेट्स इससे टकराएगा फाइबर से, तो प्लेटलेट का क्या होता है, एक्टिवेशन होता है। और एक्टिवेटेड जो प्लेटलेट्स होते हैं ये एडीपी वगैरह सिक्रीट करता है, एडीपी वगैरह बनाता है एडीपी, और वो एडीपी क्या करेगा, एक कैस्केड्स ऑफ रिएक्शन क्रिएट करता है, वो दूसरे प्लेटलेट को एक्टिवेट करेगा, और वो प्लेटलेट कई लेयर्स में वो आपके इंजर्ड पार्ट पे क्या हो गया बताओ, जमा हो गया, जहां से ब्लड पुज आउट हो रहा था। और धीरे धीरे ये पूरा एक यहां देखो इस तरह का ये बन जाता है, क्या देखो इसी को कहते हैं क्या, प्लेटलेट प्लग कहा जाता है। तो पहला तो ये स्पाज्म हो गया, दूसरा ये प्लग बन गया। तो प्लेटलेट प्लग एक तरह का आप कह सकते हैं एमसिल की तरह होता है, जहां से कोई पानी का जहां से बाहर आ रहा हो उसको चिपका देते हैं एमसिल से, तो प्लगिंग हो गया देखो। और जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स होते हैं, यहां से कई तरह के केमिकल सिक्रीट होते हैं। जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स वगैरह होता है, यहां से कई तरह के केमिकल्स का सिक्रीशन भी होता है, जो कि अब जो लास्ट पार्ट है, देखो जो तीसरा पार्ट है इसका, वो है ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। जैसे याद रखिएगा, ये जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं, यहां से एक आता है PF3, इसे कहते हैं प्लेटलेट फैक्टर 3। रिमेंबर ये प्लेटलेट फैक्टर 3 हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में काउंट नहीं होता। वो जो 13 फैक्टर हम पढ़ते हैं, जिसको आप रोमन लेटर में लिखते हो, वो ये फैक्टर नहीं है, वो फैक्टर कुछ और होता है। अब ये क्लॉट जो बनता है, देखो ये जहां पर ये आपका प्लगिंग हो चुका है, और कई बार प्लगिंग से ही काम चल जाता है, क्लॉट की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन अगर ज्यादा इंजरी है तो ब्लड क्लॉट भी होता है। और ब्लड क्लॉट का याद रखिएगा, ये जो क्लॉटिंग प्रोसेस होता है, ब्लड क्लॉटिंग जो होता है, ये दो पाथवे में होता है। एक लिखते हैं क्या, देखो एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, और एक लिखते हैं इंट्रिंसिक पाथवे कहा जाता है। मतलब क्लॉटिंग जो होगा ये दो पाथवे में कंप्लीट होता है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। ये पाथवे क्या है समझिए पहला इसको। यहाँ पर जैसे मान लो ये सपोज करो हमारा कोई ब्लड वेसल है, और यहां पर ये एक इंजर्ड पार्ट है, यहां से ब्लड बाहर आ रहा है। या फिर देखो अगर आप इवन कहते हैं, जैसे ये आपका एक टेस्ट ट्यूब है, और टेस्ट ट्यूब में के जो ये साइड में वॉल होता है, जब आप ब्लड इसमें रखते हैं, तो ये जो एक साइड का जो ये वॉल है, इससे भी प्लेटलेट्स वगैरह कोलाइड करता है, और एक आपका ब्लड का कोगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो याद रखिएगा कि ये जो यहाँ पर कोलेजन फाइबर होता है,
या जो ये आपका रफ सरफेस है देखो यहाँ पर, अब ये भी तो रफ सरफेस हो गया देखो, क्योंकि यहाँ पे इंजरी हुआ है, ये रप्चर्ड है यहाँ पे। तो रफ सरफेस, जिस जगह का, जिस ब्लड वेसल्स का रफ सरफेस, वहां का जो ये फाइबर होता है, कोलेजन फाइबर, इट एक्टिवेट्स क्लॉटिंग फैक्टर 12। याद रखिएगा, इसको हेजमैन फैक्टर भी कहते हैं, इसको हेजमैन फैक्टर भी कहा जाता है, हेजमैन फैक्टर कहते हैं। अभी मैं क्या बता रहा हूं, इंट्रिंसिक पाथवे कह रहा हूं, क्योंकि जो चीजें आपको क्लॉटिंग के लिए चाहिए ये सब ब्लड में अवेलेबल है, बाहर से कुछ नहीं चाहिए आपको। जो इंट्रिंसिक पाथवे होता है ये वो पाथवे है जिसमें कोएगुलेशन के सारे फैक्टर्स, सारे के सारे कंपाउंड्स आपके ब्लड के अंदर ही हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर ही होते हैं। तो इंट्रिंसिक पाथवे का जो आप बिगिनिंग है, ये इंजरी के बाद जहां रप्चर हुआ है वहां का जो रफ सरफेस है, उस रफ सरफेस का ये जो कोलेजन फाइबर होता है, प्लेटलेट्स के टकराने के बाद ये फाइबर जो होते हैं ये एक्टिवेट होते हैं, और इस फाइबर के एक्टिवेशन से याद रखिएगा कि जो फैक्टर नंबर 12 है ये एक्टिवेट होता है। और याद रखना कि जो पहले जो फैक्टर नंबर 12 आपका इनएक्टिव फॉर्म में था, अब ये जो फैक्टर नंबर 12 है वो एक्टिव फैक्टर नंबर 12 बन गया, देखो ये। और इस कई बार कैल्शियम कई जगह यूज होता है, इसमें भी कैल्शियम का एप्लीकेशन है इस वाले पार्ट में। और याद रखना ये जो एक्टिव 12 है ये क्या करेगा, जो इनएक्टिव फैक्टर नंबर 11 होता है इसे ये कन्वर्ट करता है एक्टिव फैक्टर नंबर 11 में। तो ये कैस्केड्स ऑफ रिएक्शन है, और ये याद रखिएगा कि 11 के बाद देखो, तो ये देखो 12 है, फिर ये आपका 11 हो गया, और 11 क्या करेगा देखो, ये एक्टिवेट करता है फैक्टर नंबर 9 को, मतलब इनएक्टिव फैक्टर नंबर 9 एक्टिव फैक्टर नंबर 9 बन जाता है। और ये जो फैक्टर नंबर 9 है ये एक्टिवेट करता है किसे, देखो एक है फैक्टर नंबर, ये आपका 10 होता है, और इसमें याद रखिएगा इसमें भी प्लेटलेट फैक्टर 3 का इन्वॉल्वमेंट है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो फैक्टर नंबर जो आपका 9 था उसने क्या किया, उसने जो इनएक्टिव फैक्टर नंबर 10 था, देखिए इसे कन्वर्ट करता है, देखो किसमें, एक्टिव फैक्टर नंबर 10 में, और इसमें प्लेटलेट फैक्टर 3 की भी जरूरत होती है, देखिए, और इसमें फैक्टर 8 की भी जरूरत होती है। और ये जो 10th फैक्टर है याद रखिएगा, इस 10th फैक्टर को क्या बोलते हैं, इसी को स्टुअर्ट फैक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो ये तो पूरा पाथवे आपका एक तरह से इंट्रिंसिक पाथवे की मैं बात कर रहा हूं, कैस्केड्स ऑफ रिएक्शन है। अब अगर आप देखिए एक्सट्रिंसिक, देखो ऐसा नहीं कि ये फैक्टर कोई बाद में काम करता है, दोनों फैक्टर एक साथ रन करते हैं। अब क्या हुआ देखो, जहां पर आपका ये इंजर्ड ब्लड वेसल्स है, जहां पर ये सपोज करो, देखिए ऐसे अब जहां पर ये हमारा इंजर्ड ब्लड वेसल है और इसके सराउंडिंग पार्ट में जो टिश्यूज होते हैं, जो ब्लड वेसल्स के बाहर है, अब यहां से एक फैक्टर आता है, देखो इसे कहते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन कहता है, और ये फैक्टर नंबर 3 होता है, ठीक है। और देखो तो ये एक्सट्रिंसिक पाथवे है, क्योंकि इसका जो इनिशिएशन है ये ब्लड वेसल्स के बाहर से हो रहा है, जो
जो ब्लड वेसल्स के सराउंडिंग पार्ट के टिश्यूज होते हैं, यहां से एक केमिकल आता है, इसे कहते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर नंबर 3। एंड नाउ दैट 3, देखिए याद रखिएगा, ये जो 3 होता है ये भी मर्ज करता है, देखो यहां पर ऐसे फैक्टर नंबर 10 में। मतलब ये जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर नंबर 7 एंड कैल्शियम आयंस, ये फैक्टर नंबर 10 में क्या हो बताओ, ये मर्ज कर जाता है, देखो इस तरह से। मतलब ये यहां आकर, मतलब दोनों फैक्टर्स यहां पे आके मर्ज करते हैं फैक्टर नंबर 10 में। और फिर अब फैक्टर नंबर 10 क्या करेगा, देखो आप ये भी जानते हैं कि ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये कैल्शियम के प्रेजेंस में ही ये अब फैक्टर नंबर, मतलब ये जो फैक्टर्स है ये फैक्टर नंबर 10 में आके मर्ज करता है, दोनों पास में मर्ज कर जाता है। इसके बाद देखिए क्या होता है, ये जो फैक्टर नंबर 10 है इसने क्या किया कि एक कंपाउंड है प्रोथ्रोम्बिन, ये लिवर से बनता है और ये कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में, एक्टिव थ्रोम्बिन कहते हैं, और ये फैक्टर 10 की वजह से होता है। इवन जो कहते हैं जो एक्टिवेटेड आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन वगैरह होता है वो थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट होता है। देखो ये ऐसे भी कर सकते हैं इसको आप यहाँ पर, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के प्रेजेंस में थ्रोम्बोकाइनेज बनता है और ये भी प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये जो थ्रोम्बिन है, और ये भी जानते हैं कि ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये फैक्टर नंबर 2 होता है। और आपको पता है कि थ्रोम्बिन क्या करेगा बताओ, जो हमारे ब्लड वेसल्स में इनसॉल्युबल, या ये देखो सॉरी इट इज कॉल्ड जो सॉल्युबल फिब्रिनोजेन होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है, किसमें बताओ, इनसॉल्युबल फिब्रिन में। और ये एक ये जो इनसॉल्युबल फिब्रिन बन जाता है ये क्या करता है, देखो प्लैक्स वगैरह तो पहले से बना हुआ था ही यहाँ पर। अब यहाँ पर ये एक, देखो प्लैक्स के बाद भी एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बना, देखो ये चारों तरफ ये बन जाता, देखो इस तरह का एक इस तरह से। तो ये क्या हुआ, देखो इसे कहते हैं नेट लाइक, ये एक नेट लाइक फाइबर्स बनता है, देखो ये इसको फिब्रिन कहा जाता है। और फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए थ्रोम्बिन की जरूरत होती है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा ये जो थ्रोम्बिन है, दिस थ्रोम्बिन सीक्रेट अनदर फैक्टर कॉल्ड ब्लड प्लेटलेट फैक्टर 13 कहा जाता है। ये थ्रोम्बिन से बनता है। यस, इट इज अ पार्ट ऑफ थ्रोम्बिन दैट or we can say thrombin activate, not thrombin activates factor number 13, जिसको फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कहा जाता है, जो क्लॉट को स्टेबलाइज करेगा। मतलब ये जो क्लॉट बन गया है इस क्लॉट को क्या करता है बताओ, स्टेबलाइज करता है। तो वो लास्ट फैक्टर है जिसे कहते हैं क्या, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। और इसका एक्टिवेशन किससे होता है बताओ, ये थ्रोम्बिन से होता है। और अल्टीमेटली हमारा ब्लड क्लॉटिंग का काम क्या हो गया बताओ, पूरा हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग होने के बाद भी जो एक कहते हैं तो ये चीज याद रखिएगा कि जो आप ऐसे लिखते हो 1 से लेके जो 13 तक का जो फैक्टर है ब्लड क्लॉटिंग का, तो फर्स्ट फैक्टर इस क्या बताओ, ये जब यहां लिखा हुआ है फिब्रिनोजेन, ये फर्स्ट फैक्टर होता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये आपका फिब्रिनोजेन है, ये प्रोथ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है और ये कैल्शियम होता है। कैल्शियम तो कई स्टेप्स में चाहिए होता है आपको। और ये इसेंशियल क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। मतलब ये है कि इसमें से कोई भी फैक्टर अगर आपका मिसिंग होगा तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। इसके बाद ये कहा जाता है कि 5 to 13 जो होता है ये एक एक्सेसरी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से 3 to 6 मिनट्स में हमारा ब्लड क्लॉट कर जाता है। एक जो टाइमिंग होता है क्लॉटिंग का 3 to 6 मिनट्स का होता है हेल्दी आदमी के लिए।
तो 5 to 13 इज ऑल कॉल्ड द एक्सेसरी फैक्टर्स। जैसे फैक्टर नंबर 9 को आप क्रिसमस फैक्टर कहते हैं। क्रिसमस फैक्टर एक तरह का हेमोफीलिया वाला फैक्टर होता है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी कहा जाता है। 10 को स्टुअर्ट फैक्टर कहते हैं, 11 को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी कहा जाता है, 12 को हेजमैन फैक्टर कहते हैं। तो ये सारे नाम हैं एक्चुअली जो आपको याद करना पड़ेगा। 9 इज कॉल्ड क्रिसमस फैक्टर, जो सबसे व्हाट इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग हमारा डिलेड हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग जितना जल्दी होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, क्योंकि एक फैक्टर है जो प्रोटीन्स आपको रिक्वायर्ड है, वो प्रोटीन आपके ब्लड में लैक कर रहा है, और उसी का नाम है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, कहते हैं बी टाइप कहते हैं उसको, जो फैक्टर नंबर 9 होता है। समझ में आ रहा है? वो हीमोफीलिया वाला केस बनता है फिर आपका। तो फैक्टर नंबर 9 इज क्रिसमस फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। 8 is called anti hemophilic factor A and 11 is called anti hemophilic factor C कहा जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखिएगा। 1 to 4 इज वेरी मच इसेंशियल। ये दोनों पाथवे में आता है, देखो एक्सट्रिंसिक में भी आता है और इंट्रिंसिक में भी आता है। तो कहने का मतलब ये, अगर आप उसको ऐसे याद कर लें कि इंट्रिंसिक पाथवे में 12, 11, देखो 12, 11, 9, 10 आता है, देखो, और उसके बाद तो जानते हैं सेकंड और 1 का पार्ट आता है इसमें से। और अगर आप देखें इंट्रिंसिक, ये इंट्रिंसिक की बात भी हो गया, एक्सट्रिंसिक की बात करें तो ये देखो 3 ये 10 में मर्ज करता है, और इसी में फैक्टर 7 की जरूरत होती है, देखो ऐसे। तो 3, 7, 10, 3, 7, 10 और 12, 11, 9, 10, और उसके बाद सेकंड 1 तो जानते हैं आप, ये तो कॉमन पार्ट हो गया। तो देखिए आप, जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है ये जल्दी कंप्लीट हो जाता है, 4 स्टेप में पूरा हो जाता है। ये इंट्रिंसिक पाथवे का टाइम ज्यादा होता है, ये ज्यादा एक तरह का स्टेबल क्लॉट फॉर्म करता है, बट दोनों फैक्टर साथ में काम करते हैं ताकि ब्लड क्लॉटिंग हमारा जल्दी हो, और ये 3 से 6 मिनट में पूरा हो जाता है। ये याद रखिएगा कि ब्लड क्लॉटिंग कंप्लीट होने के बाद भी, क्लॉट के बनने के बाद, देखो एक टर्म यूज करते हैं, देखो दिस टर्म कॉल्ड क्लॉट रिट्रैक्शन कहा जाता है। क्लॉट रिट्रैक्शन कहते हैं, वहां के प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं, उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन आता है और उस पर्टिकुलर पार्ट से एक येलो कलर का फ्लूइड ओज आउट होता रहता है, इसको सेरम कहते हैं एक्चुअली। तो वो क्लॉट रिट्रैक्शन है, उस कंडीशंस में हमारे ब्लड वेसल्स रिपेयर होता रहता है। तो रिपेयरमेंट चल रहा है, क्लॉट के रिट्रैक्शन के बाद होता रहता है वो। तो ब्लड क्लॉटिंग के बाद क्लॉट रिट्रैक्शन होता है, और रिट्रैक्शन भी हो गया तो लास्ट पॉइंट है क्लॉट डिसोल्यूशन कहा जाता है, कि जहां पर अब हेमरेज जहां पे हुआ था और वो आपका बंद हो गया है, तो उस पर्टिकुलर क्लॉट को वहां से हटा दिया जाता है। आपने एक टर्म पढ़ा होगा, प्लाज्मिन कहते हैं एक्चुअली। हमारे लीवर से एक केमिकल बनता है, प्लाज्मिनोजेन कहा जाता है। ये प्लाज्मिनोजेन फैक्टर नंबर 12 के प्रेजेंस में ये प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है, और ये प्लाज्मिन वगैरह फाइनली क्या करेगा, वो उस क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है। जो इनर क्लॉट बना हुआ, ऊपर तो रिपेयर हो गया ब्लड वेसल्स आपका ना, तो इनर जो क्लॉट्स बने हुए हैं उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है प्लाज्मिन की वजह से। तो प्लाज्मिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में होता है और प्लाज्मिन एक एक्टिव फॉर्म में है। और याद रखिएगा कि ब्लड क्लॉटिंग के जो मैक्सिमम आपके जो फैक्टर्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, ये लिवर में क्या होता है, सिंथेसाइज होता है। समझ में आ गया? तो मैंने क्या कहा कि एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे का बिगिनिंग फैक्टर नंबर 12 से होता है, और जो इंट्रिंसिक पाथवे का जो बिगिनिंग है ये फैक्टर नंबर 12 से होता है, और जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है इसका जो बिगिनिंग है ये फैक्टर नंबर 3 से होता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन से। क्वेश्चन भी पूछा गया आपके एग्जाम में कि ब्लड में ऐसा क्या डाल दिया जाए जो ब्लड क्लॉटिंग को एक्टिवेट कर दे, तो वो आपका टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, फैक्टर नंबर 3। प्लेटलेट फैक्टर 3 इज डिफरेंट। तो इनिशिएशन के लिए सबसे पहला पूछा जाए कि ब्लड क्लॉटिंग को इनिशिएट करने का जो पूरा का पूरा एक प्रोसेस है ये प्लेटलेट्स के थ्रू ही होता है, और फैक्टर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल, और ये तभी होगा जब आपका ब्लड वेसल्स का इंजर्ड पार्ट, वहां के कोलेजन प्लेटलेट से क्या करेंगे बताओ, कोलाइड करेंगे। तो ये पूरा एक कैस्केड्स ऑफ रिएक्शन है
किसी को आप ओवरलैप नहीं कर सकते या किसी को स्किप नहीं कर सकते आप। और तो देखो, वेस्कुलर स्पाज्म हुआ, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन हुआ, फिर ब्लड क्लॉटिंग हुआ एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म से और इंट्रिंसिक मैकेनिज्म से, फिर क्लॉट रिट्रैक्शन होता है। उस प्रोसेस में एक येलोइश कलर का फ्लूइड अबूज आउट होता रहता है, जिसको ब्लड सेरम जिसे कहते हैं एक्चुअली आप, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह नहीं होते। और फिर सबसे जो लास्ट पार्ट है वो क्लॉट डिजोल्यूशन होता है, जो इस प्लाज्मिन की वजह से होता है। समझ में आ गया? तो आपके एग्जाम में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई हैव सीन कि एक बार अलीगढ़ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये कि ये दोनों फैक्टर्स किस पॉइंट पे आके मर्ज करते हैं, तो ये फैक्टर नंबर 10 होता है, जिसको स्टुअर्ट फैक्टर कहा जाता है। तो इसेंशियल 4 फैक्टर जरूर याद रखिएगा, 9 याद रखिएगा, 10 याद रखिएगा। ये पूछे जाते हैं फैक्टर नंबर 9 क्या है, फैक्टर नंबर 10 क्या है। और जो स्टार्ट के जो 4 फैक्टर्स होते हैं, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड द कैल्शियम आयन, जिसको आप इसेंशियल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं। समझ में आ गया? तो एक्सट्रिंसिक पाथवे कहां से स्टार्ट हुआ? फैक्टर नंबर 3 से। और इंट्रिंसिक पाथवे कहां से स्टार्ट हुआ? फैक्टर नंबर 12 से। इसको हेजमैन फैक्टर कहते हैं। और मैंने पहले कहा था कि दीज टू पाथवेज वर्क टुगेदर। इंट्रिंसिक पाथवे लंबा होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे छोटा होता है। ठीक है? और मैंने कहा कि नॉर्मली एक हेल्दी आदमी में 3 to 6 मिनट में ये जो पूरा का पूरा ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म है ये कंप्लीट हो जाता है। और ब्लड क्लॉटिंग एक मोस्ट पावरफुल आप कह सकते हैं, ये हीमोस्टेसिस मैकेनिज्म है बॉडी का, जिसकी वजह से हमारा ब्लड वेसल्स काफी जल्दी अपने हीलिंग, अपने पुज आउट वाला एक्टिविटी को वो बंद कर देता है और वहां से ब्लड का बाहर निकलना क्या होगा, बंद हो जाएगा। So that's all about the blood clotting mechanism.